बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना से है, जहां देर रात एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने सुरेंद्र कुमार नाम के शख्स को गोली मारी। ग्रामीण इलाके में पशु चिकित्सक थे सुरेंद्र कुमार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां देर रात एक और कत्ल की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने सुरेंद्र कुमार नाम के शख्स को गोली मार दी। सुरेंद्र कुमार ग्रामीण इलाके में पशुओं के चिकित्सक थे। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे। शशांक, एक और मर्डर की खबर। जी बिल्कुल, देखिए अपराधियों का तांडव जारी है। एक और हत्या की घटना को अपराधियों ने जो है वो अंजाम दिया है। बता दें, सुरेंद्र कुमार केवट नामक एक व्यक्ति की जो है कल देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये घटना जो है ग्रामीण पटना के पिपरा थाना क्षेत्र की है। बाइक सवार अपराधियों ने उनको गोली से भून दिया, उसके बाद जो है फरार हो गए हैं। आनंद फानंद में जो है परिजन उनको पटना एम्स लेके गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी जो है वो मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये ग्रामीण पशु चिकित्सक थे और खेती किसानी भी किया करते थे, और कल रात में वो अपने खेत में गए थे। वहां पे पटवन का काम चल रहा था। जैसे ही वहां से लौटने लगे तभी जो है अपराधियों ने उनको निशाना बनाया है। घटना को क्यों और किसने अंजाम दिया, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। देखिए लगातार पटना में जो है हत्याओं का दौर जो है वो जारी है। लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए शशांक। और वहीं लखनऊ में एक महिला का शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला सड़क पर गाड़ी रोककर हंगामा करती और गाली गलौज करती नजर आ रही है। महिला एक काले रंग की कार में सवार है और बेतरतीब गाली दे रही है। आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं और सड़क के दूसरी ओर कुछ युवक मौजूद हैं, जिनसे महिला बात कर रही है। नशे में धुत होकर अपने साथ गाड़ी में बैठे युवक को गाली दे रही है। नशे में धुत इस गालीबाज महिला ने गाड़ी ट्रैफिक के बीच रोक रखी थी, जिस वजह से लोग इसे गाड़ी हटाने के लिए कह रहे थे, लेकिन शराब का सुरूर ऐसा था कि ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। गाड़ी आगे बढ़ा लो, गाड़ी आगे बढ़ा लो। हालांकि लोगों के समझाने पर महिला ने गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर मौके से निकल गई। ये वीडियो मुंशी पुलिया पर आलम चाय वाले की दुकान के सामने का बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत इस महिला की हरकत को देखने के बाद लोग हैरान रह गए। वहीं यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार दो बदमाशों ने दाल व्यापारी को किडनैप कर लिया। किडनैपिंग की ये वारदात शुक्रवार रात 8:30 बजे हुई। उस वक्त व्यापारी छेदीलाल गुप्ता टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया, जब व्यापारी छेदीलाल गुप्ता सड़क पर टहल रहे थे, उसी वक्त एक बाइक उनके आगे आकर रुकी। इस बाइक पर दो लोग सवार थे, जिन्होंने व्यापारी छेदीलाल गुप्ता को अपने पास बुलाया, फिर उन्हें बातों में उलझाकर बाइक पर बिठा लिया और तेजी से वहां से भाग निकले। हालांकि इस दौरान व्यापारी छेदीलाल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य की नजर उन पर पड़ गई, जिसने तुरंत लोगों से मदद की गुहार लगाई। वहीं कुछ व्यापारियों ने तुरंत अपनी बाइक दौड़ाई और घटनास्थल से 500 मीटर दूर दोनों किडनैपर्स को पकड़ लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त अभियुक्तों के खिलाफ थाना बिंदकी में सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं छेदीलाल गुप्ता के अपहरण की घटना से व्यापारी खासे आक्रोशित हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ और इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पथराव के बाद इस गाड़ी का क्या हश्र हुआ, ये आप साफ देख सकते हैं। बाबू का टीला इलाके की इस गली में दो समुदायों के बीच हुई झड़प के सबूत चारों ओर दिख रहे हैं, जहां गली में हर तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। मामूली विवाद के बाद इस गली में महाभारत छिड़ गई। दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी को इसमें गंभीर चोट नहीं आई। वहीं आपसी झड़प की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस की तैनाती के बाद अब पूरे इलाके में शांति दिख रही है। उनको यहाँ मंदिर में कोई प्रोग्राम चल रहा था, इधर से कोई बच्ची आ रही थी, उसको कोई आपस में कोई किसी बात के कहने पे बुलाना देने पे आपस में पथराव हो गया। दोनों पक्षों ने पत्थर फेंके हैं, बाकी मौके पर आके शांति स्थापित की है। पथराव के बाद हुए तनाव को देखते हुए इलाके में फिलहाल भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।
वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमले से हड़कंप मच गया। पत्थर से कुछ अराजक तत्वों ने विधायक की कार को निशाना बनाया, जिसमें विधायक बाल बाल बचे। पत्थर से आरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक खुशवंत साहब की गाड़ी का शीशा चटक गया। गाड़ी के अंदर बैठे बीजेपी विधायक खुशवंत साहब इस हमले से खौफजदा दिख रहे हैं। आरोप है कि बेमे तरह से रायपुर लौटते वक्त कुछ अराजक तत्वों ने इनकी गाड़ी को निशाना बनाया, गाड़ी पर पथराव किया और इस हमले में विधायक खुशवंत साहब बाल बाल बचे। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे विधायक खुशवंत साहब की पैंट पर भी गाड़ी के कांच के टुकड़े टूटकर गिरे हुए हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने बीजेपी विधायक खुशवंत साहब की गाड़ी को निशाना बनाया है। रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हुए, जबकि कुल 6 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये आरोपी बेहद शातिर चोर हैं, जो लग्जरी गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और वो भी हाईटेक तरीके से। इन गाड़ियों को ये चोर इस खास डिवाइस की मदद से चोरी किया करते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि इनके 4 दूसरे साथी पहले भागने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग कर इन्हें भी धर दबोचा। दादरी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये शातिर चोर लंबे अरसे से लग्जरी गाड़ियां चुरा रहे थे और पुलिस को इनकी लंबे अरसे से तलाश थी। दादरी पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनमें से एक का नाम सादाब सैफी है, जो जनपद मेरठ का रहने वाला है। दूसरे का नाम अब्दुल समद है, जो जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके साथी 4 थे जो भागने में कामयाब रहे, जिन्हें कॉम्बिंग के दौरान दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना के कंकड़बाग इलाका भी बीती शाम गोलियों की आवाज से थर्रा उठा, जहां कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कंकड़बाग पटना के पॉश इलाकों में शुमार होता है। ऐसे में यहां पर हुई फायरिंग की वजह से बड़े सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने पार्क में उस जगह का मुआयना किया जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने काफी देर तक मौके वारदात की जांच की, हालांकि कोई अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। शनिवार शाम 7 बजे अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आई। पुलिस थोड़ी देर में मौके पर पहुंची। मौके से लोडेड कट्टा पुलिस ने बरामद किया। एक बाइक भी पुलिस ने मौके से बरामद की। पुलिस को देखकर वहां इकट्ठा लड़के भाग गए। वहीं पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कंकड़बाग के पॉश इलाके में मौजूद इस पार्क में अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस वारदात की वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं बिहार में अपराध की बहार आ गई है। सीतामढ़ी में एक शख्स को उसके घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महसौल चौक इलाके में पहुंची, जहां वारदात के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने कारोबारी वसीम खान और पुट्टू खान को उनके घर में घुसकर गोली मार दी। वारदात बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दी, जो वसीम खान को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से वसीम खान को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात पर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तकरीबन 9 बजे सूचना मिली थी कि वसीम खान नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दिया गया है। तत्काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। अभी वो इलाजरत है। हम लोग सीसीटीवी एक्सेट्रा दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द उसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। बात करते हैं बिहार की, जहां बढ़ते अपराध पर सियासत भी जारी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो जेडीयू और जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
और एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता है। सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या, पटना में दुकानदार की हत्या, नालंदा में गोली मारकर नर्स की हत्या। चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां, अपराधों को संरक्षण दे रही सत्ताधारी नेताओं की बोलियां। तेजस्वी के सवाल पर जेडीयू ने उन्हें जवाब दिया। बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन, बिहार सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए। अब ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई गैंग ऑपरेट करते हैं और ना ही संगठित गिरोह को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान के अपनी सरकार पर सवाल उठाने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अपनी ही पुलिस पर निशाना साधा है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एनडीए में भी खटपट दिखने लगी है। चिराग पासवान ने एक बार फिर से सवाल उठाए। बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। चिराग पासवान ने पुलिस प्रशासन पर सवाल क्या उठाए। जीतन राम मांझी ने उन्हें ही लपेटे में ले लिया। जीतन राम मांझी ने पोस्ट कर कहा कि अपराध करवाएं आरजेडी वाले, तोहमत लगे सरकार पर, वार एक गठबंधन धर्म। ये मुद्दा तब और गहराया जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिए। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है। विजय सिन्हा के सवाल पर जेडीयू ने कुछ यूं जवाब दिया। लोकतंत्र में हर किसी के पास अभिव्यक्ति की आजादी है, चाहे वो हमारे विरोधी हो या सहयोगी हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, कानून के राज की स्थापना की है। एनडीए में आपसी खींचतान से विपक्ष को भी नीतीश सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया, बिहार क्राइम कैपिटल हो गया देश में। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालात का जायजा लेने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं यहां पर पुलिस फोर्स के साथ 35 एटीएस कमांडो भी तैनात किए गए। एसएसपी संजय वर्मा और उनकी टीम ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खासतौर से एटीएस के 35 कमांडोज की टीम को तैनात किया गया है ताकि माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। मुजफ्फरनगर में भारी पुलिस फोर्स को भी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तैनात किया गया है। साथ ही बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन से भी इलाकों की निगरानी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये सारे सुरक्षा इंतजाम लोगों के लिए अहम है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जाती है, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने इस बार जिले में सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम किए हैं। देखिए, हमारी एटीएस की टीम 35 लोग आए हुए हैं और जगह जगह पे इनको जो है तैनात किया जा रहा है। जहां पर भी हमारी आवश्यकता लग रही है, जहां पर भी हमको संवेदनशीलता लग रही है, उसी हिसाब से इनको हम नियुक्त कर रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा इलाके में कुछ शरारती तत्वों की करतूत सामने आई है, जिन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर शीशे के टुकड़े डाल दिए और इसके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की। करीब 1 किलोमीटर तक ऐसे ही कांच के टुकड़े सड़क पर बिखरे हुए मिले। इसी रास्ते से कांवड़ यात्रा पर निकले कांवड़ियों को गुजरना है। जैसे ही इस बात की जानकारी सामने आई तो स्थानीय बीजेपी विधायक संजय गोयल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने रास्ते को साफ कराया और बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की। ये 100% साजिश है। देखिए ना, आप ये देखिए कितने सारे कांच के टुकड़े। यदि मेरा लाइव देखेंगे, लगातार 40 मिनट का लाइव है जो मैंने एक एक पीस उठाया है, और अभी ऐसे सैकड़ों पीस, हजारों पीस अभी रोड पर है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर तक मार्ग पर बिखेर दिए। पीडब्ल्यूडी और निगम के कर्मचारी मार्ग को साफ कर रहे हैं। स्थानीय विधायक संजय गोयल भी वहां मौजूद है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कांवड़ यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं होने देंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े डालने के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये कांच के टुकड़े यहाँ किसने डाले। दिल्ली के शाहदरा इलाके में कांवड़ रूट से कांच के टुकड़ों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। देखिए हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी की रिपोर्ट।
दिल्ली के शादरा इलाके में कांवड़ रूट पर कांच बिखरे पाए गए और जिसके बाद काफी ज्यादा जो सवाल है वो भाजपा के जो विधायक हैं शादरा से उनकी तरफ से उठाए गए और तस्वीरें हम ठीक उसी जगह की दिखा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये चिंतामणि चौक से शादरा फ्लाईओवर तक जाता है और आप देख पाएंगे कि दिल्ली सरकार की तरफ से अलग एक जो रूट है वो कांवड़ यात्रियों के लिए बनाया गया है। और जिसके बाद अगर जानकारी जो मिली कि रात में करीब 8:30 बजे के करीब ये चीज़ें सामने निकल कर आई। चिंतामणि चौक से शादरा फ्लाईओवर तक कांच के टुकड़े बिखरे थे इस जगह पर। और इसके साथ साथ जब ये जानकारी शादरा के विधायक संजय गोयल को मिली तो विधायक मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि कांवड़ रूट पर जो कांच है वो बिखरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद जानकारी एमसीडी और पुलिस को दी गई और रास्ते से कांच को साफ कर दिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो साफ सफाई है वो होती हुई साफ सफाई जो रास्ते से जो कांच को वो हटाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है और अब रास्ता पूरी तरह से जो है वो साफ आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। वहीं उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान चल रहा है। अब तक 35 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 15 को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार कांवड़ मेले में साधु संतों के वेश में घूम रहे ये ढोंगी आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। जिले के कई थानों की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया। जो ऑपरेशन कालनेमी के तहत अपना आवरण को चेंज करके अपने आइडेंटिटी को छुपा के धर्म विशेष का चोला पहन के ठगी, बर्गलरी या चोरी जैसी घटनाओं में सम्मिलित होते रहे। ये फर्जी बाबा खासकर महिलाओं और युवाओं को घरेलू समस्या का समाधान बताकर ठगी करते थे। प्रशासन ने जब अभियान चलाया तो इनकी करतूतों का खुलासा हुआ। कोई भी नाम, कोई जाति, कोई संप्रदाय नहीं देखना, जो भी ऐसा व्यक्ति मिलता है उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाए। उत्तराखंड में गुरु पूर्णिमा के दिन ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई थी। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज, फिर लॉ कॉलेज और अब आईआईएम कोलकाता के बॉयज हॉस्टल में रेप का मामला सामने आया है। इसे लेकर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान परमानंद महावीर तोपनावर के रूप में हुई है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने 19 जुलाई तक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता आरोपी को पहले से जानती थी। दोनों सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए। वहीं पीड़ित ने एफआईआर में बताया कि उसे काउंसलिंग सेशन के बाद हॉस्टल बुलाया गया, जहां उसने एक ड्रिंक पी, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने पर उसके साथ बलात्कार किया गया। Offense was committed. Medical evidence supports our version, rather version of the victim. वहीं रेप का मामला सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के सदस्यों ने कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस की 4 सदस्यीय टीम कॉलेज पहुंची। वहीं इस मामले में बीजेपी ममता सरकार को घेरने में जुटी है। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ बंगाल है, वो या तो आरोपी को प्रोटेक्ट करती है या आरोपी के पक्ष में सबूतों को नष्ट करती है। इधर तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष के एक बयान ने ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी लड़की का पिताजी बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ देर पहले लड़की बोल रहे थे हुआ। अगर हुआ तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का नहीं है। फिलहाल कोलकाता पुलिस केस की हर एंगल से जांच करने में जुटी है। यूपी के मौलाना छांगुर को लेकर हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। एक और एटीएस उसकी करतूतों से पर्दा उठा रही है तो दूसरी ओर उसके संपर्क में रही महिलाएं, नौकर और उसकी कोठी में काम करने वाले मौलाना छांगुर के रहस्य लोक का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिससे ये बात सामने आई है कि धर्मांतरण के लिए मौलाना छांगुर कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। एटीएस को मिले ऑडियो क्लिप से मौलाना छांगुर के कोडवर्ड का खुलासा हुआ, जिसे एटीएस ने डिकोड कर लिया। धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडवर्ड प्रोजेक्ट का मतलब था लड़कियां, मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण कराना, काजल करना यानी मानसिक रूप से प्रभावित करना, और दर्शन मतलब धर्मांतरण के लिए जो आते हैं उनको छांगुर से मिलवाना। छांगुर के चंगुल से निकलकर यूपी के प्रमुख सचिव से मिलने पहुंची एक पीड़ित महिला ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। छांगुर बाबा से मैं वर्ष 2019 में मिली थी। नीतू नसरीन की दोस्त है उम्मे रकीबा, उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे पास जो बंदा आया था इसने अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया था। यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात में पीड़ित महिला ने बताया कि मौलाना छांगुर के लोग हिंदू बनकर महिलाओं को टारगेट करते हैं।
महिला ने यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को बताया कि छांगुर गैंग के चंगुल में कई महिलाएं फंसी हुई हैं। आज का धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा है, ये बहुत 40 साल पुराना खेल चल रहा है और इसमें बहुत से लोग अभी निकल के सामने आएंगे। सिर्फ पीड़ित महिला ही नहीं, मौलाना छांगुर के नौकर ने भी बताया कि ध्वस्त धर्मांतरण वाली कोठी में उसने क्या क्या देखा था। छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए, उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। छांगुर के घर में झाड़ू पोछा करने वाला संचित उसके बहकावे में नहीं आया। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद संचित छांगुर की कोठी से निकलकर फरार हो गया और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। एटीएस की पूछताछ में मौलाना छांगुर के नेटवर्क को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मौलाना छांगुर ईसाई मिशनरियों के संपर्क में था और इसका धर्मांतरण गैंग नेपाल से सटे संवेदनशील 7 जिलों में एक्टिव था। मिशनरी के लोगों को पैसे देकर छांगुर का गैंग जानकारी हासिल करता था और चिन्हित परिवारों को आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाता था। छांगुर के इस काम को करने के लिए नीतू उर्फ नसरीन का पति प्रशासन, पुलिस मैनेज करता था। एटीएस के खुलासे के अलावा ठेकेदार वसीउद्दीन चौधरी ने भी छांगुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी के बलरामपुर में छांगुर की जिस आलीशान कोठी को गिराया गया, उसे बनाने वाले ठेकेदार ने आरोप लगाया कि मौलाना छांगुर उसके मजदूरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। हम छांगुर बाबा से पूछे क्या तरीका है बाबा, आप काम कराने के लिए आदमी रखे हो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए बुलाते हो? तो उन्होंने कहा तुमको क्या तकलीफ है। ठेकेदार ने बताया कि छांगुर ने उसके सामने 20,000 लोगों के धर्मांतरण का दावा किया था। ये नागपुर, मुंबई में सबसे ज़्यादा बताता है, आजमगढ़ और औरैया, नोएडा, सहारनपुर, तमिलनाडु। इसी को लेकर छांगुर और कोठी बनाने वाले ठेकेदार के बीच विवाद हो गया, लेकिन अपने प्रभाव की वजह से छांगुर ने ठेकेदार को न सिर्फ जेल भिजवा दिया, बल्कि आरोप है कि उसके रिश्तेदार की हत्या भी करा दी। छांगुर के धर्मांतरण गैंग को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। वहीं लव जिहाद के मामले से नाराज लोगों ने यूपी के शाहजहांपुर में थाने पर धरना दिया। आरोप है कि युवक ने नाम बदलकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसके प्रेग्नेंट होने के बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। इस लड़की का रो रो कर बुरा हाल है, जिसका आरोप है कि मोहम्मद नावेद उर्फ कासिम पठान नाम के शख्स ने शिव वर्मा बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लड़की ने बताया कि आरोपी मोहम्मद नावेद ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और उस पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया, जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने थाने के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आरोपी मोहम्मद नावेद ने एक नहीं बल्कि 18 लड़कियों के साथ लव जिहाद की वारदात को अंजाम दिया है। तो उनका कैसा है, शादी तभी हम करेंगे जब हम धर्म परिवर्तन करवा लेंगे। आप नमाज पढ़ना सीख लो। नमाज पढ़ना उसने मना किया तो भी प्रेशर बनाया कि हम जात धर्म नहीं मानते। बाकायदा अभी भी उस लड़के के हाथ में कलावा मिलेगा और उसके माथे पे तिलक मिलेगा। लोगों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने मामले पर चुप्पी साध रखी है, जिससे भी लोग नाराज हैं। वहीं एमपी के छतरपुर में मूसलाधार बरसात से पडरिया बांध भी टूटने की खबर है, जिससे दालोन समेत आसपास के कई गांव में पानी भर गया। पानी के तेज बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बांध टूटने की वजह से कई लोग पानी में फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही पड़रिया चौक प्रभारी कमला सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। छतरपुर के दूसरे इलाके में भी भारी बारिश से बुरे हालात हैं। घर डूब चुके हैं, सड़कें पानी में समा चुकी हैं, लोग फंसे हुए हैं। हालांकि मौके पर होमगार्ड्स और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं।
जिन्होंने अलग अलग जगहों से अब तक 52 लोगों का रेस्क्यू किया है और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। छतरपुर प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। वहीं ओडिशा में आसमान से आफत बरस रही है। हालात बेहद खराब है, कई जगहों पर पानी भर गया है। लेकिन हम आपको मयूरभंज जिले के एक अस्पताल की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको परेशान कर देगी। ये पीआरएम मेडिकल कॉलेज है, जहां भारी बारिश के कारण सीटी स्कैन और एमआरआई सेंटर में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। लेकिन इसके बावजूद मरीजों की जान जोखिम में डालकर उनकी जांच की जा रही है। देखिए कैसे एक के बाद एक मरीजों का सीटी स्कैन और एमआरआई किया जा रहा है। इस दौरान एक शख्स वाइपर के जरिए कमरे से पानी को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहा है। मरीजों के साथ आए लोगों का कहना है कि ये हालात बेहद खतरनाक हैं। पेशेंट आ रहे हैं अपने तबीयत दिखाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ आकर कुछ प्रॉब्लम में फंस गए तो ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इतना पानी है, इतना प्रॉब्लम है, मतलब आने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सबके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे स्टाफ भी इधर बैठ नहीं पा रहे हैं, कभी भी करंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर करंट में कोई शॉर्ट हो जाएगा तो शॉर्ट होने के बाद ना स्टाफ बचेगा ना पेशेंट बचेगा। इस पूरे मामले की जानकारी मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को भी दी गई, लेकिन इस बड़ी लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। उन 4 लोगों में से उज्जवल निकम का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। उज्जवल निकम राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो 3 और नाम हैं, हर्ष श्रृंगला, मीनाक्षी जैन और सदानंदन मास्टर का नाम भी शामिल है। ये 4 लोगों के नाम मनोनीत किए गए हैं राज्यसभा के लिए राज्यपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। सदानंदन मास्टर को भी मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उज्जवल निकम जाने माने वकील रहे, फिर राजनीति में आए और अब राज्यसभा के लिए उनके नाम को मनोनीत राष्ट्रपति की ओर से किया गया है। पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला का नाम भी इन नामों में शामिल है। इसके अलावा मीनाक्षी जैन है, सदानंदन मास्टर का नाम भी शामिल है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के लिए 4 लोगों के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मनोनीत किए गए हैं। ये 4 लोग, और हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गणेश, और क्या है डिटेल्स? जी देखिए, ये 4 नाम जो आ रहे हैं उसमें से एक बड़ा नाम उज्जवल निकम का है, जो महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र से उन्होंने मुंबई से भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनकी हार हुई थी और उसके बाद आज उनको राज्यसभा में मनोनीत करने के बाद उनसे हमारी प्रतिक्रिया ली है। बड़े बेहद खुश थे और वो अब पार्टी के लिए जिस तरह काम करेंगे या पार्टी की आवाज़ बनकर राज्यसभा में काम करेंगे। तो ये 4 नाम हम यहाँ कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये जो नाम है इसमें से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। उज्जवल निकम, सी सदानंद मास्टर, हर्ष श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, ये 4 नाम हैं जिनको मनोनीत किया गया है और अब भाजपा की तरफ से सारे नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इनकी प्रतिक्रिया देखना ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इनमें से हमने जब बात की लोगों से तो उन्होंने जी गणेश, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद भी जुड़ रही हैं। मेघा, उज्जवल निकम राज्यसभा जाएंगे अब? जी बिल्कुल, ये सिर्फ उज्जवल निकम नहीं, 4 लोगों की नोटिफिकेशन जो जारी की गई है, गजट नोटिफिकेशन जो राष्ट्रपति भवन से अब जारी हुई है, उस नोटिफिकेशन में आप देखें जो 2 नाम जिसमें ऑफकोर्स मीडिया को भी इंटरेस्ट हो रखी है, एक तो उज्जवल निकम जी हैं, दूसरा हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला। ये दोनों, इनके अलावा 2 और नाम जो कि 4 लोग नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा में। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए, उज्जवल निकम ने तो बहुत लंबे समय से, आप देखिए 26 से 11 की पूरी लीगल लड़ाई हो या उससे पहले 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, ये दोनों चीजों में उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया है एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
तो एक लंबे समय से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपने देखा कि पिछले महाराष्ट्र के इलेक्शंस में भी उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई थी लड़ने के लिए। वैसे वो हार गए अपनी सीट, लेकिन सरकार एक तरीके से पार्टी से एसोसिएशन तो हम लोगों ने देखा पिछले कुछ समय में जो गहराया है। दूसरी तरफ जो मेरे हिसाब से न्यूज वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हर्ष श्रृंगला जी का नॉमिनेट होना है, जो कि राज्यसभा में अब उन्हें भेजा जा रहा है। हर्ष श्रृंगला एक दूसरे फॉरेन एक्सपर्ट की तरह अब आएंगे पार्लियामेंट में, जो सरकार की तरफ से और सरकार का पक्ष रखने का काम करेंगे। वो इसलिए देखे, अभी तक आपने फॉरेन मिनिस्टर के तरीके से भी एक पुराने या फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी को ही देखा है। डॉक्टर जयशंकर फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी के बाद उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। उसी तरीके से देखिए श्रृंगला जी को अब सीधे पार्लियामेंट लाया गया है। डॉक्टर जयशंकर को भी पार्लियामेंट इसी तरीके से राज्यसभा लाया गया था और तब मंत्री बनाया गया था। अब श्रृंगला जी को भी वहां लेकर आए हैं, तो एक आप समझिए कि सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी पे जो आवाजें हैं उन आवाजों को शायद और सुदृढ़ करना चाहती है और स्ट्रांग करना चाहती है पार्लियामेंट में, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को लेकर पिछले कई महीनों में हम लोगों ने देखा है कितने अलग अलग तरीके के इवेंट्स हुए हैं, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है या भारत या यूनाइटेड स्टेट्स के बीच के रिश्तों की बात हो रही है, या ये जो टेररिज्म का अटैक हुआ है उस वक्त जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो किस तरीके से पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपनी प्रतिक्रिया इस सारी चीजों पे रखी। तो भारत एक तरीके से मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी की आवाज को और स्ट्रांग करने की कवायद में ये ऐसे ही एक डिसीजन ली गई है। बिल्कुल मेघा, आपने बिल्कुल सही कहा कि खबरों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर्ष श्रृंगला का नाम। जिस तरह से विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी को लेकर सरकार पर लगातार अटैकिंग नजर आते हैं, और ऐसे में हर्ष श्रृंगला एक प्रखर आवाज बनकर सरकार की वहां पर सामने देखने को मिल सकते हैं। आखिर बाकी के दो नामों की अगर बात करें मेघा, तो उनको लेकर क्या जानकारी? तो हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद और हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस बारे में जानकारी दे रहे थे आपको कि किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 4 लोगों को मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए, जिनमें उज्ज्वल निकम, हर्ष श्रृंगला, मीनाक्षी जैन और सदानंदन मास्टर का नाम शामिल है। उज्ज्वल निकम जो लगातार कई बड़े आपराधिक मामलों में अपराधियों को न्याय की प्रक्रिया में खड़ा करते रहे ताकि उनको दोषी साबित करके सजा दिलवा सके। उज्ज्वल निकम जो राजनीति में उतरे और अब राज्यसभा के लिए उनके नाम को मनोनीत किया गया है। हर्ष श्रृंगला पूर्व राजनयिक हैं और मीनाक्षी जैन से सदानंदन मास्टर का नाम भी शामिल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इन 4 नामों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इन 4 नामों को हमने आपको बताया, पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, सदानंदन मास्टर और उज्ज्वल निकम, ये 4 नाम शामिल हैं जिन लोगों को मनोनीत राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राज्यसभा भेजे जाएंगे उज्ज्वल निकम, हर्ष श्रृंगला जो पूर्व राजनयिक हैं, मीनाक्षी जैन, सदानंदन मास्टर का नाम भी शामिल है इसमें, और महाराष्ट्र के उज्ज्वल निकम जो बहुत ही फेमस पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे कई मामलों में, हमने उन्हें देखा। इसके बाद वो राजनीति में उतरे, लोकसभा चुनाव लड़ा, भले ही वो सीट से हार गए, लेकिन अब वो राज्यसभा जाएंगे और वहाँ सरकार की आवाज़ बनकर वो पूरा पक्ष रखेंगे। जो उज्ज्वल निकम की अगर बात की जाए तो उनके उल्लेखनीय केस रहे, जिस तरह से 93 ब्लास्ट हो, 26/11 आतंकी हमला हो, या फिर जो आतंकी हेडली के प्रत्यर्पण का मामला हो, उसमें भी उनकी प्रमुख भूमिका रही थी। बहुत ही मजबूत तर्क के साथ कोर्ट में बात रखने को ले जाने जाते हैं उज्ज्वल निकम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।